नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अजय शर्मा। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइंस की। अनुराग ठाकुर का नाम ले कांग्रेस ने परिवारवाद के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। कहा, बीजेपी के 38 एमपी परिवारवाद से संबंधित। हिमाचल कांग्रेस सह प्रभारी के आरोपों का बीजेपी ने किया खंडन। रणधीर शर्मा बोले, कांग्रेस नेता निराधार बयान देकर जनता को कर रहे गुमराह। अर्की में चुनाव प्रचार करने पहुंचे मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा, अब 1 साल में होंगे 4 साल से रुके विकास कार्य। और प्रदेश में एक बार फिर थम सकते हैं एचआरटीसी के पहिए। मांगे न माने जाने पर एचआरटीसी कर्मियों ने 18 अक्टूबर को हड़ताल पर जाने की दी चेतावनी। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार अभियान तेजी से जारी है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में मंडी पहुंचे एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव और हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने परिवारवाद और विकास के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। संजय दत्त ने कहा कि भाजपा के परिवारवाद से संबंधित लोकसभा में 38 एमपी हैं, तो ऐसे में भाजपा को परिवारवाद पर कहने का क्या अधिकार है। संजय दत्त ने अनुराग ठाकुर सहित विभिन्न नाम लेकर भाजपा में परिवारवाद होने की बात कही। वहीं सेना और सैनिकों के मुद्दे पर संजय दत्त ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सैनिकों का सम्मान किया है। कांग्रेस के समय में 1 रैंक 1 पेंशन शुरू हुआ था, पर जब इसे अपडेट करने की मांग हुई तब सत्ता में भाजपा की सरकार आ गई और सैनिकों की मांग को पूरा नहीं किया। अनुराग ठाकुर जी कौन है? धूमल जी के सुपुत्र ही है ना। जय शाह जी की कौन सी क्रिकेट की बड़े उनका गावस्कर थे या कपिल देव का उनका इतिहास था जो आज बीसीसीआई के वो बने हुए हैं। तो अमित शाह जी की पार्श्वभूमि है ना। जो आज केंद्र में मंत्री हैं पीयूष गोयल जी और मोदी जी के काफी करीब माने जाते हैं। उनके पिताजी भी तो वेद प्रकाश गोयल भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरर थे। उनकी माताजी 3 बार हमारे बंबई से ही एमएलए रह चुकी हैं, माटुंगा कॉन्स्टिट्यूंसी से। राजनाथ जी सिंह जो है डिफेंस मिनिस्टर, उनके सपुत्र पंकज सिंह जी भी तो हैं। ये कुछ उदाहरण मैंने दिए। नाम गिनने में जाऊंगा तो शायद इसकी लिस्ट काफी बड़ी हो जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद से संबंधित पार्लियामेंट में, लोकसभा में रिकॉर्ड है 38 एमपी हैं, 38 एमपी। तो भारतीय जनता पार्टी को परिवारवाद की बात करने का क्या अधिकार है? आईना देखेंगे तो असलियत का उनको ख्याल आ जाएगा। वहीं हिमाचल और कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने संजय दत्त के आरोपों को निराधार बताया और कहा कि कांग्रेस नेता जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर हमारे भूतपूर्व सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई लगातार 45 साल लड़ते रहे। उन 45 सालों में 40 साल कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही, परंतु 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ भूतपूर्व सैनिकों को नहीं मिला। ये लाभ भूतपूर्व सैनिकों को तब मिला जब हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार आई। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नवंबर 2015 में एक ऐतिहासिक फैसला लेकर इस देश के 20 लाख से ज्यादा भूतपूर्व सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा दिया, लाभ दिया, जिसके अंतर्गत कई हमारे भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में कई गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई। फिर कहते हैं शहीदों का सम्मान उनकी सरकारों के समय में। सब जानते हैं 1998 से पहले शहीदों की क्या स्थिति थी, क्या दशा थी।
हमारा सैनिक किसी युद्ध में या किसी बॉर्डर पे अगर शहीद हो जाता था तो हम सब जानते हैं उसकी डेड बॉडी भी कई महीने बाद डेड बॉडी पहुंचने की बजाय एक ट्रंक में उसका सामान पहुंचता। डेड बॉडी तो किसी की घर पे पहुंच पाती थी, अन्यथा सिर्फ उसका सामान ट्रक में पहुंचता। 1998 के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी थी। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी जब कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध में हमारे देश के 527 शहीद हुए, उस समय इस देश के शहीदों को मान सम्मान देना शुरू। मंडी लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए सभी सियासी दल चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, तो वहीं कार्यकर्ताओं के साथ भी लगातार मीटिंगें की जा रही हैं। इसी कड़ी में जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के देव सदन में कुल्लू बीजेपी मंडल की विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर विशेष रूप से शामिल हुए, तो वहीं प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेश धर्माणी, राम सिंह व महेश्वर सिंह भी बैठक में शामिल रहे। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि मंडी संसदीय क्षेत्र के विकास को देखते हुए जनता बीजेपी के साथ है। साथ ही शिक्षा मंत्री ने कहा कि मंडी सीट पर बीजेपी ने ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को टिकट दिया है और खुशहाल ठाकुर ने कारगिल युद्ध में अपने अदम्य साहस का परिचय दिया है। ऐसे में जनता राष्ट्रभक्ति की भावना को देखते हुए बीजेपी का समर्थन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बन चुकी है और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पोलिंग बूथ पर काम कर रहा है। और इसीलिए यह है कि हम ये कहते हैं कि मंडी लोकसभा का जो उपचुनाव है ये भारतीय जनता पार्टी की सीट रही है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इसको भारी मतों से जीतेगी और ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह इस मंडी लोकसभा क्षेत्र से सांसद बन करके जाएंगे। और इसलिए हमारी तैयारियां पूर्ण हैं और हर लेवल पर कार्यक्रम चले हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी एक तो देश में शासन कर रही है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जिनका मंडी लोकसभा गृह क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास किया है और हर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने इतना अधिक विकास किया है और जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र भी है जिसमें गत 4 सालों में लगभग 300 करोड़ के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम हुए हैं। और इसलिए हर विधानसभा क्षेत्र में भूतपूर्व जो विकास हुआ तो उस पर जनता साथ चलेगी और जनता भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाएगी। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर चुनाव अभियान लगातार जारी है। सभी सियासी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इसी कड़ी में अर्की में भाजपा प्रत्याशी रतन सिंह पाल के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रदेश के पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने जहां कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा तो वहीं दावा किया कि बीते 4 साल से अर्की में जो विकास कार्य रुके हुए थे अब यहां पर भाजपा की जीत होगी और आने वाले 1 साल में सभी विकास कार्य जोर शोर से किए जाएंगे। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब पहले वाई इलेक्शन धर्मशाला का और पच्छाद का हुआ तो कांग्रेस के लोग कहते थे ये सेमीफाइनल है, तो हमने सेमीफाइनल भी जीता और उसके बाद जब पंचायत चुनाव आए और नगर निगम और नगर निकायों के चुनाव आए तो फिर कांग्रेस के लोग कहने लगे कि इस चुनाव में कांग्रेस बाजी मारेगी और उसको सेमीफाइनल कह रही। तो मुझे लगता है कि कितने सेमीफाइनल होते हैं लेकिन जितने भी हुए वो भारतीय जनता पार्टी ने जीते और ये भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी इसको जीतेगी। अर्की में आपकी ड्यूटी इस बार उपचुनावों में लगी है, कितनी राह आसान है, क्या समझते हैं आप? इस सीट को हम 100% जीतेंगे। बहुत ही उत्साह कार्यकर्ताओं में भी है और लोगों में भी है। लोग 30 तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से जिताएंगे। जो 4 वर्ष विकास के कामों में जो कमी रही है ये 1 वर्ष के अंदर जो है वो अर्की की जनता
को जो है वो हम उस विकास की राह पर जो है वो लेकर के जाएंगे, उस कमी को जो है वो हम पूरा करेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ का कहना है कि वर्षों बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। इस नई शिक्षा नीति से देश के इतिहास, परंपरा और देश की मिट्टी से जुड़े विचारों को आगे लाने में सहायता होगी। राज्यपाल बुधवार को धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश द्वारा शिक्षा का भारतीय स्वरूप विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश को पूरी दुनिया में आगे लाने का मौका मिलने वाला है। इस शिक्षा नीति को सबको अपनाना चाहिए और आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। बहुत वर्षों के बाद एक उपयुक्त शिक्षा नीति अपने देश में बनी है। इस शिक्षा नीति के तहत अपने देश का इतिहास, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और इस मिट्टी से जुड़े हुए जो विचार हैं उसको आने वाले समय में आगे लाने का जो प्रावधान इस शिक्षा नीति में है वो बहुत ही आशादायक है कि पूरे देश में और पूरे दुनिया में अपने देश के लिए एक बहुत ही आगे आने का मौका मिलने वाला है। मुझे लगता है इस शिक्षा नीति को हम सबको अपनाना चाहिए और इसके आगे बढ़ाने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। और इसलिए मैं यहाँ के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं बंसल जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं कि उन्होंने इस संगोष्ठी का आयोजन किया और इसके आधार पर सब लोगों में इसके लिए एक कुछ विचार प्रवाह शुरू होने लगेगा और इस शिक्षा नीति के बाजू में खड़ा रहकर देश के लिए क्या कर सकते हैं इसका ज़रूर विचार सब लोग करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए ये शिक्षा नीति बहुत ही आवश्यक शिक्षा नीति है। मैंने वही कहा कि इन्होंने पहल की है, इसलिए मैंने उनको साधुवाद दिया और पूरे अपने देश के अन्य विश्वविद्यालय हैं वो इसका अनुकरण करें और अपनी विश्वविद्यालयों में इस नीति का उपयोग करने के लिए या लागू करने के लिए उन्होंने प्रयास करने चाहिए। मुझे लगता है पूरे देश के सभी लोग इसमें ज़रूर ध्यान देंगे और आने वाले नया शैक्षणिक वर्ष जो है इसको लागू करने का प्रयास करेंगे। बहुत वर्षों के बाद एक उपयुक्त शिक्षा नीति अपने देश में बनी है। इस शिक्षा नीति के तहत अपने देश का इतिहास, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और इस मिट्टी से जुड़े हुए जो विचार हैं उसको आने वाले समय में आगे लाने का जो प्रावधान इस शिक्षा नीति में है वो बहुत ही आशादायक है कि पूरे देश में और पूरे दुनिया में अपने देश के लिए एक बहुत ही आगे आने का मौका मिलने वाला है। मुझे लगता है इस शिक्षा नीति को हम सबको अपनाना चाहिए। नगर निगम सोलन लोकमित्र केंद्रों के जरिए बिलों को ऑनलाइन जमा करवाने की तैयारी कर रहा है। इन केंद्रों में आम जनता नगर निगम के विभिन्न बिलों जैसे गार्बेज शुल्क, पानी का बिल सहित अन्य बिलों का पैसा आसानी से जमा करवा सकेगी। शहर के विभिन्न वार्डों से कार्यालय आने वाले लोगों के लिए निगम में ऑनलाइन पैसा जमा करवाने की सुविधा नगर निगम उपलब्ध करवाने जा रहा है। नगर निगम के डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा ने बताया कि नगर निगम बनते ही उनका एक विजन था कि नगर निगम में ऑनलाइन बिल और टैक्स जमा करवाए जा सकें। इसके लिए नगर निगम द्वारा कई एजेंसियों से बात चल रही है। उन्होंने बताया कि अभी विभिन्न एजेंसियों के कार्य प्रदर्शन को देखा जा रहा है, उसके बाद ही एजेंसी को फाइनल किया जाएगा। पानी के बिलों की अगर हम बात करते हैं तो उस पर चर्चा हमारी हुई है विस्तार से। हमने एक एजेंसी को शिमला से बुलाया था, गवर्नमेंट के साथ जो टाइप रखा है जिस एजेंसी का, तो उनसे बात की थी, उनके साथ डेमोस्ट्रेशन देखा था। उसके बाद हमने एक बैंक से भी अभी बात की है, मैं अभी बैंक का नाम नहीं लूँगा, कि हमने अभी एक बैंक का भी डेमोस्ट्रेशन और देखा है, वो हमने लास्ट वीक देखा है, जिससे जो लोगों को सहूलियत है, हम फिर उसका देखें किसका प्रपोजल ज़्यादा अच्छा है और सहूलियत देने वाला है, तो हम उसको ज़मीन पर लाएंगे। एचआरटीसी कर्मचारी एक बार फिर हड़ताल पर जाने वाले हैं। एचआरटीसी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वे आने वाली 18 अक्टूबर को एक दिन की हड़ताल करेंगे।
हिमाचल प्रदेश में 18 अक्टूबर को एचआरटीसी के बसों के पहिए थम जाएंगे। जी हां, वित्तीय लाभ न मिलने से एचआरटीसी के चालक परिचालकों ने एक दिन के लिए काम छोड़ो आंदोलन पर रहने का ऐलान किया है। इसी कड़ी में शिमला में हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के कर्मचारियों ने गेट मीटिंग की और निगम प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। समिति के अध्यक्ष प्यार सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि प्रदेश की सरकार, परिवहन निगम प्रबंधन और प्रदेश की जनता को परिवहन निगम के कर्मचारियों की समस्या से अवगत करवाया गया है। परिवहन कर्मचारी पिछले 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। निगम कर्मचारियों और पेंशनरों की लगभग 582 करोड़ रुपए के अनेकों वित्तीय लाभ की देनदारियां कई सालों से लंबित हैं। ये वित्तीय लाभ अन्य विभागों के कर्मचारियों को बहुत पहले से मिल चुके हैं, लेकिन परिवहन निगम के कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा। पिछले 4 सालों से कर्मचारियों ने कोई भी आंदोलन नहीं किया, लेकिन फिर भी सरकार की ओर से उनकी समस्या को सुना नहीं जा रहा है, जिसके चलते अब वो आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। देश पहले ही आर्थिक स्थिति से संकट में गुजर रहा है, लेकिन समय रहते जब बाकी के डिपार्टमेंट समय रहते उनको समय समय पर अपने वित्तीय लाभों की अदायगी हो रही है, वेतन उनको समय समय पर मिल रहा है, पेंशन भत्ते उनको समय समय पर मिल रहे हैं, तो एक जो समाज में जो ये पहला हमारा ये उद्योग है, ये पहला डिपार्टमेंट है जो दिन रात समाज में सेवाएं देता है। हमारा कर्मचारी एक एक यात्री को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में सक्षम रहता है। दिन रात सेवाएं देने पर, दिन और रात 24 घंटे बराबर सेवाएं देने के बावजूद भी हमारे कर्मचारियों को जो देय भत्तों की अदायगी नहीं होती है, जो हमारे वेतन को समय पर नहीं दिया जाता है, तो मजबूरन आज इस मुख्यालय के प्रांगण में आज पत्रकार बंधुओं के बीच इस बात को रखा जा रहा है कि आज वर्तमान में जो प्रबंधन और सरकार जो हमारे इन कर्मचारियों के देय भत्तों की तरफ जो आज तक जो अनदेखी रखी है इन्होंने, वो जल्द से जल्द 18 तारीख से पहले आज 13 तारीख है, 5 दिन बाकी हैं, जो इन 4 दिनों के बीच 5 दिनों के बीच सरकार हम कर्मचारियों से जैसे भी बैठ के बात करे, ताकि इस जो आंदोलन की रूपरेखा को शांत किया जा सके। बीच में जो आचार संहिता का बीच में जो चल रहा है, आचार संहिता के चलते भी हम कल जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर के जो प्राइवेट सेक्रेटरी है नेगी जी, उनसे बैठकर हमारी इस विषय में वार्ता हुई कि हम कर्मचारी कहीं कोई गलत कदम ना उठाएं। हमारा एजिटेशन इस आचार संहिता से 2 माह पहले से पूर्व से चल रहा है। वहीं इसी कड़ी में जिला कुल्लू के मुख्यालय सरवरी बस अड्डा में परिवहन संयुक्त समन्वय समिति के कर्मचारियों ने भी गेट मीटिंग की और अपनी मांगों पर गौर न करने को लेकर निगम प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। निगम प्रबंधन को चेतावनी दी गई है कि अगर समय पर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 18 अक्टूबर को एक दिन की हड़ताल उनकी तरफ से की जाएगी। हमारी जो प्रमुख मांगे है कि एक तो हमारा वेतन जो है समय पर नहीं मिल रहा है, हर महीने जो है वेतन देरी से आता है, इस महीने भी अभी तक वेतन हमको नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त हमारे जो चालकों परिचालकों का जो नाइट ओवर टाइम है वो भी लगभग 3 साल से पेंडिंग है, और साथ ही साथ जो हमारा महंगाई भत्ता है, अन्य सरकारी कर्मचारी जो हैं 159% महंगाई भत्ता ले रहे हैं, जबकि हम लोगों को अभी तक 144% ही महंगाई भत्ता मिल रहा है, तो लगभग 15% महंगाई भत्ता हमारा कम है। साथ ही साथ हमारे जो पीस मिल के लोग हैं वो लगातार संघर्षरत हैं और उन पर भी कोई सुनवाई सरकार के आश्वासनों के बावजूद नहीं हो रही है। इसके अतिरिक्त हमारे जो चालक हैं उनका वेतनमान का झगड़ा है, साथ ही साथ हमारे जो परिचालक हैं जो मात्र 5500 रुपये पर कार्य कर रहे थे, उनका 30 सितंबर को उनका नियमितीकरण 1 अक्टूबर से होना था, वो नियमितीकरण भी सरकार ने आचार संहिता के बहाने में हमारे निगम प्रबंधन ने जो है पेंडिंग कर दिया है। और इसके अतिरिक्त जो हमारा सर्विस कमीशन से जो कंडक्टरों का रिजल्ट निकला है उसकी भी नियुक्ति अभी तक निगम प्रबंधन नहीं कर रहा है। तो इन सारी बातों को लेकर हम काफ़ी सारे दिनों से संघर्षरत हैं और 18 तारीख को हमारा जो प्रस्तावित एक दिन का काम छोड़ो आंदोलन है उसके लिए भी कर्मचारियों के बीच में जन जागरण पैदा करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। और साथ ही साथ इसके अतिरिक्त जो सरकार द्वारा जो निगम प्रबंधन द्वारा जो हमारा मांग पत्र था उस पर जो है वो 11
नवंबर का समय दिया गया है, जबकि 11 नवंबर अभी बहुत दूर है और कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे जो है पेंडिंग है। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति की ओर से 18 अक्टूबर को हड़ताल पर रहने का ऐलान कर दिया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इन कर्मचारियों को कैसे मनाती है, या फिर प्रदेश की जनता को 18 अक्टूबर को हड़ताल के चलते परेशानी का सामना करना पड़ता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली और कुल्लू से मनमिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट। शारदीय नवरात्रों के 8वें दिन आज दुर्गा अष्टमी मनाई गई, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इस बार ज्यादा भीड़ मंदिरों में देखने को नहीं मिली। इसी कड़ी में सोलन में भी मंदिरों में कोरोना नियमों की पालना करते हुए दुर्गा अष्टमी मनाई गई। शहर के प्रसिद्ध शूलिनी माता मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगने नहीं दी गई। श्रद्धालु बारी बारी से कोरोना नियमों का पालन करते हुए मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की और माता रानी को हलवा पूरी का भोग लगाकर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान कंजकों की भी पूजा की गई। दुर्गा अष्टमी है। दुर्गा अष्टमी के दिन आज यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती थी, लेकिन कोरोना के चलते हुए बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, क्योंकि मास्क भी लगाना पड़ता है। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कुछ पाबंदियां हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ नज़र ही नहीं आता। इक्का दुक्का लोग ही मंदिर में पहुँच रहे हैं। माता की जो श्रद्धा है हम लोग वो तो नहीं छोड़ सकते। वो है कि जैसे परहेज रख रहे हैं, हम मास्क वगैरह लगा के सैनिटाइज करके अच्छी तरह। आप सबको दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कोरोना के चलते हमने अपनी पूरी सावधानी के साथ रखते हुए घर में अपनी दुर्गा पूजा की, ताकि सब सुरक्षित भी रहें और माँ दुर्गा को प्रणाम भी हो जाए। और सबकी मेरी तरफ से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। अजय शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।